मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इतिहास में अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसके आगे का पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस पाठ में हम खंड घ पूर्ण स्वराज की ओर इसे पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी थे उन्होंने काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा था, जिसमें सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सर्जेंट सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और वैसे ही यहाँ पर असहयोग आंदोलन में ही यहाँ पर चोरी छोरा कांड जो हुआ था, जिसके कारण से गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। केरल प्रांत का मोपला किसान आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था और असहयोग आंदोलन जो था उसको देश भर में समर्थन मिला, जिसके कारण से विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे इसमें और राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले महाविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना हुई थी। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। अब हम आगे का पढ़ेंगे। सन 1929 के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में राष्ट्रध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर संघर्ष करते रहने का शपथ लिया। ये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष लेने का शपथ लिया था। 1929 में क्या हुआ था कि नेहरू जी के द्वारा जब यहाँ पर दिसंबर माह का जब अंतिम सप्ताह था और कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में हो रहा था और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज फहराया और राष्ट्रध्वज फहराने के उपरांत उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती, भारत को वो स्वतंत्र नहीं करा देते, तब तक निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने शपथ लिया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया और इसी के कारण से जब 1929 दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रध्वज फहरा करके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष रहने का शपथ लिया गया, उसी दौरान 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जो है प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। इसके फलस्वरूप देश भर में सर्वत्र उत्साह का वातावरण बन गया। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे अंग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करें। अब असहयोग आंदोलन तो गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद में एक और आंदोलन जो है गांधी जी को शुरू करने को कहा गया और इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। गांधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर और नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। अब जो है नमक कैसे बनता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन वहां पर केवल अंग्रेज सरकार जो है नमक बनाने का अधिकार रखती थी। कोई सामान्य व्यक्ति उसको नहीं बना सकता था और नमक पर कर भी लगता था, तो इसको समाप्त करने की मांग जो है गांधी जी के द्वारा की गई। नमक जैसे आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। इसमें क्या था, मतलब कि ये जो सत्याग्रह किया जा रहा था, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। 385 किलोमीटर की इस पद यात्रा में असंख्य कार्यकर्ता जो हैं आ मिले थे और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के तट में नमक बना करके गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन जो है आरंभ हो गया। कानूनों की अवज्ञा यानी कि कानून जो भी आज्ञा देता था उसका पालन नहीं करना, इस आंदोलन का आरंभ हो गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह आरंभ कर दिया।
छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव जो है पारित हुआ। वहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन शुरू किया गया। ये कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन शुरू किया गया था। ये जो नारा था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा मतलब कि हम विनय पूर्वक जो किसी भी आज्ञा के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यह आंदोलन जो था सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बोल रहा है यही आंदोलन जो था सर्वाधिक बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीणों एवं आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि वनवासी का जंगलों पर पुश्तैनी अधिकार था। अब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि जंगल में रहने वाले जो लोग थे वे जंगल पर ही निर्भर थे, जंगल से ही उनकी सारी जरूरतें पूरी होती थी। अब उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण से वनवासी का जो कि जिनका पुश्तैनी यानी कि उनके पुरखों के समय से उन पर उनका जंगलों पर अधिकार था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण से वनवासी भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। दुर्ग जिले का मोहबना जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। पौंडी गांव के जंगल सत्याग्रह ने जन समुदाय को भी प्रभावित किया। रुद्री नवागांव धमतरी जिला का जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आया। महासमुंद जिले के तमोरा गांव में एक महिला दयावती के नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया गया। पकरिया जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, राजबंदी दिवस। 8 जनवरी 1932 को पंडित रवि शंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय हुए। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम था, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। इस अंचल में जगह जगह सत्याग्रह आश्रम जो है स्थापित किए गए। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में देश भर में विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए। उसके बाद में इस चुनाव के बाद अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेसी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने का निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा किए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज शासकों द्वारा भारत के भाग लेना, यानी कि भारत भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा है, ऐसा उनका निर्णय लिया गया, जिसके कारण से जो कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया। इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रही। राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पुस्तक यूको का संगठन स्थापित किया तथा कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसको याद रखेंगे कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। यह लोगों को उत्साहित करने के लिए उनको आह्वान करते हुए ऐसा कहा जा रहा था। छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने असेंबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य करने का संकल्प लिया था। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम रिवॉल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सुरबंधु आदि अनेक लोग शामिल थे, किंतु इन क्रांतिकारियों को उनके ही
अपने मित्र की मुखबिरी के कारण पकड़ लिया गया। इतिहास में यह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 अभियुक्त एवं 71 गवाह थे। रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई। मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंततः गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया, करो या मरो। ये गांधी जी का नारा था, करो या मरो। सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी। वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार का कोई भय नहीं था। जेल से रिहा होने वाले नेताओं की अगवानी के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार ने कुछ मामूली सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले। यह कांग्रेस को मान्य नहीं था। मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक माना गया। इधर फरवरी 1946 के प्रांतीय परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी, इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए। पुनः वार्ता की गई। निर्णय हुआ कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत से चले जाएंगे। अंतिम निर्णय यहाँ पर हो गया। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया, जिसे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था कि इसके अंतर्गत भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा। अब उस पर अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं होगा। भारतीय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। यही 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जो भी कानून जो है इंग्लैंड की संसद के द्वारा जैसे संचालित होती थी, अब ये अपना स्वयं का कानून बनाने की इसको पूरी आजादी थी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया। अंततः देश में हो रहे दंगे एवं अंतरिम सरकार में मतभेद तथा तनावों के कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1947 में सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में बांट दिया गया। इसलिए भारत 15 अगस्त तथा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को, क्योंकि उस प्रारंभ में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का यहाँ शासन था। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे। लेकिन आजादी के लिए जब संघर्ष हुआ और उसके बाद में दोनों जो है अलग अलग देशों में बढ़ गए, अलग अलग स्वतंत्र देशों में बढ़ गए। तो इसी के कारण से जो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिस समय वह भारत को आजादी दी जा रही थी, उस समय ये वायसराय बन करके आए थे। तो क्योंकि इन्हीं के देख रेख में यहाँ पर राष्ट्रध्वज पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रध्वज फहराया गया था। तो दोनों जगह में ये तो एक ही समय में मौजूद तो नहीं रह सकते थे, इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त को भारत को। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ जो है आज समाप्त होता है।